अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। न्यू दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट महमूद प्राचा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इंडिया में बैलेट पेपर से इलेक्शन कराने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि ईवीएम इलेक्शन से वोट चोरी का खदशा रहता है। बैलेट पेपर से इलेक्शन करना वक्त की ज़रूरत है ताकि वोट चोरी ना हो सके। नरेंद्र मोदी और अमित शाह को कुछ भी बोलो, उनको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। अगर बैलेट पेपर से इलेक्शन हो तो तब मालूम होता है। आइए देखते हैं हमारे दिल्ली के ब्यूरो चीफ अब्दुल वाजिद निज़ामी की एक ख़ास रिपोर्ट। ये एक बहुत अहम, क्योंकि आप ही लोग तो देश का फोर्थ पिलर हो। जो दूसरा भी है ना, उसका लालू दोनों लालू, जो देश की मीडिया हो, बाकी जो टेलीविज़न और जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया अपने आप को कहलाते हैं, जिनको मैं क्रिमिनल बोलता हूँ, वो तो मीडिया ही नहीं है। बिहार के चुनाव के बाद एक बहुत बड़ा मुद्दा फिर बन गया है देश में, वोट चोरी का। हम लोग पहले दिन से, जब हमने मशीनों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था, चुनाव आयोग का घेराव किया था, तो उस दिन से एक ही बात कह रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी बहुत सारे तरीके वोट चुराने के, हेरा फेरी करने के चुनाव में इख्तियार करती है, लेकिन ये सारे वोट चोरी के तरीके कम पड़ सकते हैं अगर चुनाव जो है ना, मशीनों से ना किए जाएं, बल्कि पेपर बैलेट से किए जाएं। हमने ये भी कहा था कि पेपर बैलेट से चुनाव कराना आज भी और आज तक भी वो बात सही है, कानूनी रूप से सही है, और मशीनों के द्वारा चुनाव कराना कानूनी रूप से सही नहीं है। खास तौर पे जब तक सेक्शन 61 कैपिटल ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का जो प्रावधान है, उसका पालन सख्ती से ना किया जाए। लेकिन आप सब लोगों ने देखा कि मोदी जी और अमित शाह जी, आरएसएस और बीजेपी, अब ये बात बिल्कुल जाके साबित हो गई है, पूरी तरीके से साबित हो गई है, जो बात हम शुरू से कहते रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी, मोदी जी और अमित शाह को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। आप उनको वोट चोर कहो, पैसा चोर कहो, कोई उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाओ, कुछ भी उन्हें बोल लो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये बात हर इलेक्शन के बाद साबित होती जा रही है कि कुछ भी कर ले कोई, इलेक्शन वही जीतेंगे, जो इलेक्शन जीतना चाहेंगे, जैसे जीतना चाहेंगे वही जीतेंगे। एक चीज के लिए पूरे देश में मोदी जी और अमित शाह जी ने अपना जाल बिछा रखा है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, एनजीओज के अंदर, सोशल एक्टिविस्ट्स के अंदर, जो बहुत बड़े बड़े हमारे सोशल मीडिया के भी जर्नलिस्ट हैं, उनके अंदर भी, कि आप सब लोग सब मिलके सिर्फ एक मदद अमित शाह जी और मोदी जी की, आरएसएस और बीजेपी की कर दो। कितनी गाली दे लो, कितना बुरा बोल लो आरएसएस बीजेपी को, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ आप मशीनों को हटाने की बात मत करो, और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए नहीं आंदोलन करने दो ना, और कोशिश ये करो कि ये जन आंदोलन भी ना बन पाए। इसके लिए मोदी जी और अमित शाह जी ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। ये बात हर चुनाव के बाद साबित होती जाती है। हम लोगों ने जब 2024 के इलेक्शन से पहले आंदोलन शुरू किया था, वो आंदोलन बहुत बड़ा हो गया था। उसको देख के बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हमारे साथ आए, हम लोगों ने खुले दिल से उनका स्वागत किया, लेकिन सभी लोग आधा अधूरा राह में छोड़ के हमें चले गए। हमारे बहुत सारे खुद अपने साथी भी हमें राह में अकेला छोड़ के चले गए, और बहुत सारे तो उनमें से पॉलिटिकल पार्टीज के भी सदस्य बन गए। और असली मुद्दा जो है, जो हम सब लोगों ने भी, जो हम सोशल एक्टिविस्ट थे, अम्बेडकरवादी भी थे,
जो असली मुद्दा हम सब लोगों ने तय किया था, और वो हम लोगों ने तय नहीं किया था, जनता ने हमसे तय करवाया था, जनता ने, उसको भूल गए। और नतीजा ये है 2024 के लोकसभा के बाद और उससे पहले भी एक के बाद इलेक्शंस हारते गए। 2024 के इलेक्शन में बीजेपी की 50 सीटों से ज्यादा नहीं आनी चाहिए थी, ये सच्चाई है। इसी सच्चाई को छुपाने के लिए तरह तरह के लोग अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। और बिहार के चुनाव में भी अभी मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को देख रहा हूं जो हमारे जैसे लगते हैं, जर्नलिस्ट अच्छे लगते थे, हमें भी अच्छे लगते थे, वो ये कह रहे हैं कि उनके सर्वे में भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए की 130 सीटें आ रही थी। ये है चमत्कार। हमारे जैसे जो लगने वाले लोग हैं वो भी जनता को ये बता रहे हैं कि नहीं, एनडीए चुनाव जीती थी, हाँ 70-75 सीटें एक्स्ट्रा ले गई। इससे बड़ा भी झूठ कोई नहीं हो सकता। ये अलग अलग तरीके से देश की जनता को बहकाने का और भटकाने का काम हो रहा है। हमारे खुद जो हमें अच्छे लगने जैसे लोग हैं वो भी एसआईआर की तरफ मुद्दा भटका दिया, वोटर लिस्ट की तरफ मुद्दा भटका दिया। राहुल जी ने इतनी पता नहीं कितने करोड़ों रुपए खर्च हुए होंगे वो डेटा कलेक्ट करने में। और हमारे योगेंद्र यादव साहब तो मशीनों के खिलाफ आर्टिकल्स ही लिखते हैं, पेपर बैलेट के खिलाफ वो लिखते हैं। वो फिर एसआईआर की जाके बहस करके आए वहां पे। इतनी लंबी चौड़ी रैली भी निकली लेकिन बीच में खत्म करा दी। और उसके बाद अंजाम क्या हुआ, क्योंकि मुद्दा जनता सब जानती है आरएसएस और बीजेपी क्या कर रही है, कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। आरएसएस और बीजेपी से जनता हेट करती है, कोई वोट नहीं दे रहा है। ये जो बहाने बनाए जाते हैं ना, जो हमारे जैसे लगने वाले, हमारे जैसे अच्छे लोग लगने, अम्बेडकरवादी लगने वाले या संविधानवादी लगने वाले लोग नजर भी आते हैं, वो भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक छलावा कर रहे हैं कि 10,000 रुपए की वजह से वोट दे दिए महिलाओं ने, ये ब्लास्ट अचानक हो गया लाल किले पे, उसकी वजह से वोट परसेंटेज जो है और बीजेपी और आरएसएस को वोट मिल गए। तरह तरह की, मोदी जी की मां के बारे में कुछ अपशब्द किसी ने बोल दिए या नहीं बोले, लेकिन उसकी वजह से वोट मिल गए। ये सब बहानेबाजी है, ड्रामेबाजी है, इससे कभी कुछ नहीं होता। जो लोग ये बहाने बनाते हैं और ये रीजंस बताते हैं उससे कुछ नहीं होने वाला। एक रीजन ये भी बताते हैं कि जी ये पॉलिटिकल पार्टीज की तो टिकट बढ़ गए करोड़ों करोड़ों रुपए लेके। ये भी बताया जाता है कि इनके पास तो वर्कर्स ही नहीं है ग्राउंड पे। ये सब बातें सही भी हो सकती हैं, काफी हद तक सही हैं भी, लेकिन ये सब भी आरएसएस और बीजेपी को इलेक्शन जीतने के लिए काफी नहीं है। नहीं जीती आरएसएस और बीजेपी इस वजह से क्योंकि जनता खुद आरएसएस और बीजेपी को हटाने निकल पड़ी थी। राहुल जी और तेजस्वी जी की जो रैली हुई थी ना वोट चोरी की, देखा था उसमें क्या पैसे खर्च किए गए थे, खुद आए थे चल के लोग, क्योंकि ये जनता की आवाज है। अब जनता की आवाज मशीनों के खिलाफ है, उसी से भटका के रखा सब पॉलिटिकल लीडरशिप को। दो महत्वपूर्ण चीजें हैं जो मैं आपकी संज्ञान में लाना चाहता हूं अभी, लेकिन मुझे ये गर्व है कि एक ईमान वाले अम्बेडकरवादी की हैसियत से हम लोगों ने, हमारी छोटी सी टीम ने अपना जो संघर्ष था जारी रखा, सड़कों पे भी और अदालतों में भी। और हम काफी हद तक इतना मटेरियल इकट्ठा कर चुके हैं कि अब भी अगर पॉलिटिकल पार्टीज चाहें तो बिहार का इलेक्शंस भी हम दोबारा कराने में सक्षम हैं, पेपर बैलेट से कराने में सक्षम हैं, मशीनों के चुनाव को रद्द कराने के लिए भी सक्षम हैं। इसी बात को बताने के लिए मैंने आज ये आप लोगों को तकलीफ दी है। पिछली कुछ चीजें याद दिला दूं मैं आपको। हमने ये ऑर्डर लिया था हाई कोर्ट से कि सभी सीटों पे वीडियोग्राफी सुरक्षित रखी जाएगी, कराई भी जाएगी और सुरक्षित भी रखी जाएगी सभी चुनावों में। फर्स्ट लेवल ऑफ चेकिंग से लेके एफएलसी से लेके चुनाव के बाद जब पेपर जो मशीनें होती हैं वो सुरक्षित रख ली जाती हैं, उसकी वो सुरक्षित रखी जाएंगी और कराई भी जाएगी वीडियोग्राफी और सीसीटीवी फुटेज। ये ऑर्डर हमने कराया था। फिर पंजाब हरियाणा का भी मैं आपको याद दिला दूं, हमने जब ये ऑर्डर कराया कि 90 की 90 सीटों की पंजाब हरियाणा की हमें वीडियोग्राफी दे दी जाए, तो इससे तो कलई खुल जाएगी ना, सच और झूठ बिल्कुल साफ हो जाएगा। कोई ये वोटर लिस्ट में प्रेजेंटेशन करने से कोई सच और झूठ साबित नहीं हो रहा है। आरएसएस और बीजेपी ने और चुनाव आयोग ने बोल ही दिया कि भाई इसका क्या भरोसा है कि ये जो वोटर लिस्ट में धांधली हुई है उसमें बीजेपी को ही फायदा हुआ, हो सकता है दूसरी पार्टी के लोगों ने भी नकली वोट डाल लिए हो, जाके वोटर लिस्ट में धांधली उन्होंने भी करा ली हो। ये एक बहस का मुद्दा बन जाता है। इसीलिए हमने जनता के कहने पे सटीक मुद्दा ढूंढा हुआ है
कि हमें सीसीटीवी फुटेज दो, जनता अपने आप देख लेगी। और असली मुद्दा यही है कि पेपर बैलेट से चुनाव होने चाहिए, ईवीएम से नहीं होने चाहिए। उसके बाद पंजाब एंड हरियाणा का जब ऑर्डर मिल गया हमें, हरियाणा असेंबली का, तो सरकार ने कानून बदल दिया। किस चीज को रोकने के लिए? कि जनता अपनी आंखों से ना देख ले सबूत। और वो मेरे सबूत नहीं है, चुनाव आयोग के ही सबूत है, उन्हीं की वीडियोग्राफी है। चलिए, हमने फिर भी हार नहीं मानी और आरएसएस और बीजेपी और चुनाव आयोग को जीतने का फिर भी हमसे रास्ता नहीं मिला। दिल्ली हाईकोर्ट में, हमारी तो कई हाईकोर्ट्स में एप्लीकेशंस चल रही हैं। महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के चुनाव के लिए तो पीआईएल में ही कन्वर्ट कर दिया है हाईकोर्ट ने वहां की हमारी इंडिविजुअल एप्लीकेशन को, कि वहां की भी सारी वीडियोग्राफी हमें दे दी जाए। तो इलेक्शन कमीशन ने एक और चाल चली, 45 दिन का कानून बना दिया है कि उसके बाद हम वीडियो डिस्ट्रॉय कर देंगे। कब? अभी मई में 2025 में। ये जनता की नजर में नहीं आया था, ये छुपा के किया उन्होंने। वो कानून पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के बाद हरियाणा की वाली के लिए, हरियाणा की जो वीडियो फुटेज ना देने के लिए तो कानून बदला था पार्लियामेंट में जाके। ये छुपे छुपे बदल दिया, चोरी छुपे बदल दिया कानून, किसी को पता ही नहीं। लेकिन फिर भी इन्हें भरोसा नहीं आया कि ये अब भी दिल्ली हाईकोर्ट से हार तो नहीं जाएंगे हमसे। हमारे पिटीशन में कहीं दिल्ली की इन्हें देनी तो नहीं पड़ेगी वीडियोग्राफी, और उससे ये कहीं रंगे हाथों नहीं पकड़े जाएंगे। तो उन्होंने एक और काम किया, बहुत बड़े सीनियर एडवोकेट को एक लाए और ये बोला, और मैं इसको थोड़ा अपने अंदाज में कहना चाहता हूं कि हाँ, इलेक्शन कमीशन चोर है। इसीलिए जो आप सबूत मांग रहे थे ना कि दिखा दो ईमानदारी से हुए चुनाव मशीनों से या बेईमानी से, वो हमने डिस्ट्रॉय कर दिए। ये तो वकील साहब ने नहीं कहा कि इलेक्शन कमीशन चोर है, लेकिन उसका मतलब तो यही है ना, सबूत कौन मिटाता है? अगर किसी के पास चोरी का सामान रखा हो तो वो उसे डिस्ट्रॉय करता है ना। लेकिन चुनाव आयोग ये भूल गया कि उसका सामना अंबेडकरवादियों से हुआ है। हमने उसका भी, हमें ही लाभ हुआ, क्योंकि इससे भी वो दिल्ली की भी वीडियोग्राफी रोक नहीं पाएंगे हमसे। उसकी हम कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन एक बात तो स्पष्ट हो गई कि एक और अपराध इलेक्शन कमीशन ने कर दिया, और यह अपराध कौन से वाले मुकदमे में हुआ? जो हमने पार्लियामेंट स्ट्रीट में एक कंप्लेंट दी थी आज से चुनाव के तुरंत बाद, लोकसभा के, जो हमने दी थी, आप सब लोगों ने भी कवर की थी। हमने 14 जून को ये जो कंप्लेंट की थी पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में, उसमें यही कहा था कि चुनाव आयोग मशीनों के जरिए आरएसएस और बीजेपी को फर्जीवाड़ा करके चुनाव जितवाता है, मशीनों के जरिए। तो उसके लिए अब अमित शाह साहब की पुलिस ने तो कहाँ ही करना था, ये खुद अपने जो सुपीरियर बॉस हैं उनको थोड़ी अरेस्ट कर लेंगे। तो उसमें हमें फिर अदालत जाना पड़ा था। मजिस्ट्रेट की अदालत से हमारा जो ये एप्लीकेशन थी एफआईआर कराने की, वो डिसमिस हुई थी। डिसमिस होने की वजह जो मेन बड़ी दी गई थी वो ये थी कि पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने को ये ताकत नहीं है, और यहाँ के लोकल मजिस्ट्रेट साहब को ये ताकत नहीं है कि वो पूरे देश में जो लोकसभा के चुनाव में 2024 के मशीनों के माध्यम से जो गड़बड़ी हुई है उसके लिए इन्वेस्टिगेशन कर सके। तो वो हमारा केस डिसमिस जो हुआ था उसके खिलाफ हम सेशंस कोर्ट में गए थे। तो कल सेशंस कोर्ट ने जो बात हम आप लोगों से प्रॉमिस करते थे ना, एक दिन इन सबको आके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के तहत बनी हुई अदालतों के सामने, भले ही इन अदालतों में कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जवाब देना पड़ेगा। इन सबको अदालत के सामने हम लाएंगे और इनकी चोरियां पकड़वाएंगे। तो कल एक बहुत अच्छा ऑर्डर हुआ है, वो हम आपको दिखा दें। और ये ऑर्डर ये है कि इस एफआईआर को कराने के लिए कि ये एफआईआर क्यों ना ऑर्डर कर दी जाए अदालत से के माध्यम से। इतने लोगों को नोटिस हुआ है अदालत का, वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। पहला तो स्टेट को हुआ है, वो होता ही है। दूसरा राजीव कुमार जी, आप सबको याद होगा ना, जो पिछले वाले उनके समय में ही ये धांधली हुई थी लोकसभा के चुनाव में, उनको भी नोटिस जारी हो गया है। दूसरा हुआ है मिस्टर सुखबीर सिंह संधू को भी, जो उस समय भी चुनाव आयुक्त थे। तीसरा हुआ है मनसुख भाई श्यामजी भाई खाचरिया साहब। अब ये पूछोगे ये कौन है? ये हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जहां ये मशीनें बनती हैं ना ईवीएम की, उनको, ये भारतीय जनता पार्टी के डायरेक्टर नियुक्त हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनको, मोदी जी और अमित शाह जी ने डायरेक्टर नियुक्त कराया था। कहाँ?
मशीनें बनाने वाली कंपनी में। इसी तरीके से दूसरे डायरेक्टर्स जो हैं BEL के मिस्टर शिवनाथ यादव को भी हुआ है, मिस श्यामा सिंह को भी हुआ है BEL का नोटिस, डॉक्टर PV पार्थसारथी जो भी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के डायरेक्टर हैं, RSS और BJP द्वारा बनाए, उनको भी हुआ है। मिस्टर कृष्णा बिहारी राय साहब को भी हुआ है जो ECIL के डायरेक्टर हैं, जो दूसरी कंपनी है जो मशीनें बनाती है। इसके अलावा भी दूसरे ऑफिशियल्स के खिलाफ भी हमने अभी कार्रवाई जारी रखी हुई है। जो हमने वादा किया था, ये आदेश भी इन्हीं अदालतों से आया है। तो अब बिहार की तरफ मैं रुख करता हूं। तो एक तो हमारे जो ये दिल्ली हाई कोर्ट में स्टेटमेंट दी थी चुनाव आयोग ने, हमने जला दिए हैं या डिस्ट्रॉय कर दी हैं मशीनों की वीडियो फुटेज, उसका भी इस केस में बहुत फायदा होगा, क्योंकि अब दूसरी धाराएं भी सबूत नष्ट करने के लिए इस FIR में जुड़ेंगी। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह, बिहार पे मैं अब सीधा आ जाता हूं कि महाराष्ट्र के इलेक्शन में भी जो महाराष्ट्र के इंडिया गठबंधन के लीडर्स हैं, उन्होंने 100 से ज्यादा पिटिशंस हमसे सलाह लेके डलवाई थी, लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या हुआ। अब मैं अंदाजा ही लगा सकता हूं, या तो ED CBI इनकम टैक्स हो गया होगा या लालच हो गया होगा कोई। उसके बाद वो 100 की 100 पिटिशन, जो हमने वादा किया था कि हम महाराष्ट्र का चुनाव भी दोबारा करा सकते हैं, लेकिन उसमें हमें कैंडिडेट्स की मदद चाहिए होगी, पॉलिटिकल पार्टीज की मदद चाहिए होगी, तो फाइल तो करवा दी। अब उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने अपना इंटरेस्ट ही खो दिया, और नतीजा ये कि महाराष्ट्र में बड़े ही इत्मीनान से सरकार चल रही है। ऐसा नहीं होता अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज हम लोगों का साथ देती हैं और ईमानदारी से केस लड़ती। वही स्थिति बिहार में ना हो जाए। हम लोग तो पहले से काम करते हैं ना, ये नहीं कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। हमने सभी इंडिया गठबंधन की पॉलिटिकल पार्टीज को 3/7/2025 को सभी पार्टीज को ये चिट्ठी लिखी थी कि ये मशीनों के द्वारा आपका चुनाव लूट लिया जाएगा। आपको अगर हमें कुछ सबूत उपलब्ध कराने हैं जो कि आपके पास मौजूद हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी को बुलाया जाता है फर्स्ट लेवल ऑफ चेकिंग के समय से, तो वो सबूत जो आपके पास है वो हमें दे दीजिए। तो हम मशीनों में जो गड़बड़ होती है, इन मशीनों से भी अगर चुनाव होते हैं तो उसकी गड़बड़ को कम करने के लिए हम कानूनी कार्रवाई करके गड़बड़ी ज्यादा से ज्यादा हम रोक सकें, इसके लिए हम कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, मैंने इसीलिए आपको दिखाया, लालू जी को भी लेटर लिखा था और राहुल जी को भी, दोनों को लेटर लिखा था, ये दिखा रहा हूं मैं आपको, सब लेफ्ट को भी, सब पॉलिटिकल पार्टीज को इंडिया गठबंधन की, इतना ही कहा था हमें जो सबूत आपके पास हैं उन सबूतों के बगैर मैं कोर्ट में पिटीशन नहीं लगा सकता, सिर्फ उतना भर कर दें, बाकी हम अपने आप कर लेंगे। तो उन्होंने नहीं किया। अंजाम आप लोगों के सामने है। अब योगेंद्र यादव साहब हैं एक और, जिनको मैं RSS का मेंबर ही मानता हूं, वो हमारे खिलाफ थे, पहले तो साथ थे जब आंदोलन बड़ा था मशीनों का, उसके बाद वो हमारे खिलाफ हो गए। अब क्यों हो गए खिलाफ? क्योंकि मैं उन्हें RSS का मेंबर ही मानता हूं, और SIR में बिल्कुल साफ ही हो गई बात कि वो बड़ी जीत बता के आए थे ना, SIR में हम सुप्रीम कोर्ट से बहुत जीत गए, और उसके बाद नतीजा क्या हुआ? 0, 0। अब वो आरफा खानम साहब को एक द वायर के लिए या किसी के लिए इंटरव्यू दे रहे थे, तो वो ये कह रहे थे कि 11 वोट की हेरफेर कैसे हो गई। मुझे 40 साल हो गए ये काम करते हुए, मैं ये मान सकता हूं 5%, 4%, 3% की तो हेराफेरी हो जाए। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि ये बाकी परसेंटेज जो वोटों की हेराफेरी हुई है वो कहां से हो गई। इतने वोट परसेंटेज बीजेपी के और NDA के सहयोगियों के कहां से बढ़ गए, ये मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। समझ में सब आ रहा है, उनको अच्छे से पता है, क्योंकि हम लोगों की बातें तो वो सुनते ही है ना। अगर उनको टेक्निकल जानकारी नहीं भी थी तब भी पता था कि ये असली गड़बड़ मशीनों के द्वारा होती है, लेकिन वो खुद ही मशीनों के खिलाफ इंडियन एक्सप्रेस और दूसरे अखबारों में बड़े बड़े आर्टिकल लिख रहे थे, हम सबको बेवकूफ बता रहे थे, और अब कह रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा। समझ में तो सब 1 मिनट में आ जाएगा। हमारी बात सुन लें कि असली धांधली वहां नहीं होती है, वहां भी कम, जो दूसरे रास्ते वो बताते हैं लोग, दूसरी धांधलियां जो बताते हैं, असली धांधली इधर होती है, जो ना समझ में आने वाली चीज कह के बच जाना चाहते हैं योगेंद्र यादव जी और दूसरे उनके सहयोगी, जो 130 सीटें दे के बच जाना चाहते हैं कि ये 130 तो आनी थी NDA की, ये हमें ग्राउंड पे लग रहा था। सब कोरा झूठ है। आज मैं उनको भी, एक और जो RSS के मेंबर है उनका भी देख रहा था मैं, एक जो ये जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर साहब हैं, वो भी बता रहे हैं किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में कि भाई जिस नई पार्टी का कोई सिंबल नहीं जानता,
कुछ नहीं जानता, उसके सिंबल पे इतनी वोटें कैसे पड़ गई। और हम 3 साल से अपना सिंबल बता रहे थे, हमारा सिंबल किसी को याद नहीं रहा। सबको पता है मशीनों से होता है, लेकिन ये सब तो आरएसएस के ही लोग हैं ना। मशीनों की तरफ से ध्यान भटकाना है। तो आज इस ऑर्डर को बताने के लिए जो अभी हुआ है, अभी भी समय बाकी है, बिहार के चुनाव दोबारा हो सकते हैं, मैं कैटेगोरिकली ये कह रहा हूं। लेकिन उसके लिए हमने 15 दिन का टाइम दिया है पॉलिटिकल पार्टीज को कि वो अब तो कम से कम देश की जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी जो है, आरएसएस और बीजेपी को वोट चोरी करके जीतने से रोकने की जो जिम्मेदारी है, इससे भाग नहीं सकती पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप। स्लीपर सेल्स का बहाना करके कब तक बचेंगे? और बिल्कुल स्लीपर सेल्स को अगर वो निकालने में कामयाब नहीं है तो वो अक्षम है अपनी पार्टी को ठीक से चलाने में। लालू यादव जी के यहां भी स्लीपर सेल्स घुसे हुए अंदर तक। कांग्रेस के लिए भी तो मैं बता ही चुका हूं। खुद जो बीएसपी पार्टी है, अभी यूपी के चुनाव आ रहे हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं, ये अखिलेश यादव जी जो बोल रहे हैं ना कि अगर वो लोग 90% स्ट्राइक रेट है तो हम भी 90% स्ट्राइक रेट कराएंगे। 90% स्ट्राइक रेट जरूर होगा आपके हारने का। अखिलेश यादव जी मेरी बात याद कर लीजिएगा, बाद में जैसे मैं चिट्ठियां लिख लिख के बता रहा हूं ना इन्हें पहले से कि ये होने जा रहा है। आप बीजेपी यूपी के चुनाव में 400 पार भी कर सकती है और आने वाले लोकसभा के चुनाव में 500 पार भी कर सकती है। तो अभी भी समझ जाएं, बिहार से हम लोग शुरू करते हैं। अब भी हम चुनाव रद्द कराएंगे मशीनों की बुनियाद पे, लेकिन उसके लिए 2 काम करने हैं। पॉलिटिकल पार्टीज को हमारा साथ देना है, सारी सीटों पे जो इंडिया गठबंधन हारी है उस पे पिटीशंस डालनी है मशीनों की बुनियाद पे, और दूसरी चीज जन आंदोलन करना है। क्योंकि अब देख लीजिए आप, अभी चुनाव आ रहे हैं, अगले साल ही चुनाव आ रहे हैं, और तमिलनाडु में, केरल में चुनाव आ रहे हैं, तो बड़ा आंदोलन करने की आवश्यकता है। और तमिलनाडु, केरल और दूसरी जगह जहां चुनाव आ रहे हैं, उसके बाद बंगाल में आ रहे हैं। हमें मशीनों से चुनाव रोकना ही पड़ेगा, वरना मशीनों को एकदम बेईमानी करने के लायक नहीं छोड़ना पड़ेगा कानूनी तरीके से। उसका और कोई रास्ता नहीं है। बिहार के लोगों से मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज अगर इस लायक नहीं बची हैं कि वो आरएसएस और बीजेपी को रोक सकें, तो हम लोगों को, नागरिकों को तो संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, बिहार और देश बचाना है। तो अगर अगले 15 दिन तक, 15 दिन में से 3 दिन तो चले गए, अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज इन चीजों के लिए तैयार नहीं होती, स्लीपर सेल्स को नहीं निकालती, आंदोलन के लिए तैयार नहीं होती, बिहार के कानूनी कार्रवाई करने के लिए, सारा इलेक्शन रद्द कराने के लिए, एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी पे अलग अलग केस डालने के लिए तैयार नहीं होती इनके कैंडिडेट्स, तो हर एक वोटर का यह हक है, हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, हर एक विधानसभा की सीट के वोटर का भी यह अधिकार है कि वो भी इलेक्शन पिटीशन डालकर इलेक्शन रद्द करा सकता है। ये बाबा साहब ने बहुत सोच समझ के अधिकार, ये वाला एक वोट का और वोट बचाने का, अगर दोनों पार्टियां भी मिल जाएं, विपक्ष और पक्ष दोनों भी मिल जाएं, तब भी नागरिक का हक, क्योंकि कार्टेलाइजेशन होती है ना, आपस में बांट लो, लूट का माल है। हमें ये सब बोलना पड़ेगा अगर ये स्लीपर सेल्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगी ये पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये है। उसके बाद मैं इलेक्टर्स से गुजारिश करूंगा कि उसके बाद भी 30 दिन का टाइम बचेगा, हर पार्लियामेंट जो असेंबली सीट है उस पर इलेक्शन पिटीशन भी डालें। हम आपको तरीका बताएंगे किस तरीके से सबकी वीडियोग्राफी बच जाएगी, और वीडियोग्राफी के बुनियाद पर ही ये इलेक्शन पिटीशंस डलेंगी, वो बचाई भी जाएंगी और वो आपको दिलवाई भी जाएंगी। उसकी बुनियाद पे ये इलेक्शन रद्द होंगे, क्योंकि मेरा ये फर्ज है कि मैं पूरी बात रखूं आपके सामने। मैंने राहुल गांधी जी का पिंड ट्वीट है ये, मैं आपको दिखा दूं किस बारे में है। ये वही केस है हमारे वाला, ये स्लीपर सेल्स के चुंगल से बाहर नहीं आएंगे अभी भी राहुल गांधी जी। दिल में है अगर उनके पेपर बैलेट से चुनाव कराने का, मशीनों के खिलाफ दिल में है, तो स्लीपर सेल्स को बाहर भगाएं और आए हम लोगों के साथ, जनता के साथ वो बात करें सीधी सीधी। ये ले लीजिए, राहुल गांधी जी का पिंड ट्वीट है, ये पिंड सबसे ऊपर है पिछले 3-4 दिन से। क्या कहता है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। बीजेपी के लाखों लोग खुलेआम अलग अलग राज्यों में घूम घूम कर वोट डालते हैं और इस चोरी को छुपाने के लिए सारे सबूत मिटा दिए जाते हैं। बीजेपी और ईसी मिलकर खुलेआम वोट चोरी कर रही है, लोकतंत्र की हत्या लाइव चल रही है। इसके नीचे जो लाइव
जो न्यूज़ राहुल गांधी जी ने लगाई है ना, वो मेरे वाले केस में है, जो चुनाव आयोग को हमने मजबूर किया ये आके कोर्ट में बोलने के लिए कि हाँ हम चोर हैं, हमने जला दिए। ये सारे सबूत तो दें हम, और राहुल जी कहने पे चले। बाकी मैं राहुल जी का ही नाम नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ अकेले तेजस्वी जी, अखिलेश यादव जी, मायावती जी और ममता बनर्जी साहिबा और ये सब, शरद पवार साहब, सब बड़े बड़े लीडर्स बात सुने स्लीपर सेल्स की, करोड़ों रुपए खर्च करें ये वोटर लिस्ट का धांधली पकड़ने की, और उससे जीरो फर्क हो। एक बार इसको भी करके देख लें। दूसरा, कल मैंने आज भी और कल भी रॉबर्ट वड्रा साहब को भी सुना है। अगर घर में बात यही हो रही है गांधी फैमिली के कि पेपर बैलेट से चुनाव कराए जाएं, तो ये कौन सी ताकतें हैं जो उनको सड़क पे आके रोक रही हैं इसी बात को सबसे बड़ा मुद्दा बनाने से? ये जयराम रमेश इतने ताकतवर हैं, ये पवन खेड़ा, ये वेणुगोपाल और जो लाइन लगी हुई है इनकी स्लीपर सेल्स की कांग्रेस के अंदर, इतने ताकतवर हैं कि जो राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी और उनके घर के मन की बात है जो रॉबर्ट वड्रा साहब ने बताई है, पेपर बैलेट से चुनाव करा लो, फिर देख लेना। वहां से सुन के बताई होगी ना रॉबर्ट वड्रा साहब को, कोई ऊपर से तो ख्वाब नहीं आ रहा है ना। तो कौन सी ये ताकतें हैं जो उनको अपने मन की बात करने से ही रोक रही हैं? तो फिर उनकी लीडरशिप पे भी सवाल उठता है कि क्या वो अपने मन से भी नहीं चल पा रहे हैं, तो क्या आरएसएस और बीजेपी से लड़ेंगे? वेणुगोपाल ज्यादा पावरफुल हैं, ये सब लोग ज्यादा पावरफुल हैं उनसे। तो ये जनता को देखना है, फिर हम इन्हें भी नकार के अब जनता और आरएसएस और बीजेपी के बीच में सीधी टक्कर होगी। बिहार से इसकी शुरुआत करेंगे, उसके बाद हम एसआईआर और ईवीएम के खिलाफ तमिलनाडु से भी ये आंदोलन शुरू करने की चेष्टा करेंगे, तमिलनाडु और केरल से। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग आए और मुझसे बात की।